वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहां पर आपको नीट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। दरअसल में ना, देखो, आप भी जानते होंगे कि जो फिजिक्स वाला के सीईओ हैं अलक पांडे सर, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने यहाँ पे पिटिशन डाली थी और भी बहुत लोगों ने यहाँ पे पिटिशन डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिन 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले थे ना, उनको कैंसिल किया जाएगा। यानी कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो जो बिना ग्रेस के नंबर थे उनके, या तो उसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर उनके लिए दोबारा नीट का एग्जाम होगा 23 जून को। तो दोनों में से जो उनको ऑप्ट करना हो वो ऑप्ट किया जाएगा। थोड़ा सा ये अच्छी बात भी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे ग्रेस मार्क्स को लेके। लोगों को टाइम कम मिला, कुछ बच्चों को तो बताया गया कि उनको बहुत ज्यादा ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। पर फिर भी जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी एनटीए की टीम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की द्वारा, वो ट्रांसपेरेंसी अभी भी हमें नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि पूरा जो मसला था उसको यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करी गई है बाय एनटीए, क्योंकि उन्होंने कभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। ये जो नंबर आया था ना, 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये भी बहुत सारे सवाल पूछने के बाद एनटीए के द्वारा बताया गया था। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आई है, बट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हमें अभी भी नहीं देखने को मिल रही। उसके साथ ही अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत ने हेल्प ऑफर करी है ताकि जो भी हमारे भारतीय लोग थे, उनकी जो बॉडीज हैं, उनको रिटर्न करने के अंदर वो पूरी मदद करेगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 14 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा G7 के रिगार्डिंग। दरअसल में क्या है ना, प्रधानमंत्री जी हमारे बन गए हैं नए, ठीक है ना। थर्ड टर्म है अब इनका, और थर्ड टर्म के स्टार्टिंग में ही G7 की एक आउटरीच मीटिंग के लिए ये गए हैं इटली में। आप पूछेंगे सर इटली में क्यों गए हैं? अरे क्योंकि G7 की मीटिंग है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी मिलोनी जी को मिलेंगे, प्लस एट द सेम टाइम जो बाकी और लीडर्स हैं उनको भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मुद्दा उठ रहा है ना, वो है इंडिया और कनाडा का। देखो, पिछले कुछ टाइम्स के अंदर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे ना कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा काफी बार कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए जो कि सही नहीं थे, राइट। प्लस एट द सेम टाइम इंडिया हमेशा से बोलता रहा है कि कनाडा के साथ हम ये कंसर्न रेस करेंगे कि जो भी लोग वायलेंस को, एक्सट्रीमिज्म को, और स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट जो एजेंडा चलाते हैं ना, उनके अगेंस्ट वो एक्शन ले। ये फोकस रहा है हमेशा इंडिया से। तो इंडिया और कनाडा भी यहाँ पे मिलने की ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी फेस टू फेस हमारे प्रधानमंत्री जी एंड एट द सेम टाइम कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ये मिलने जा रहे हैं फ्राइडे को ही, राइट। तो थोड़ा सा आइए चलो G7 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। G7 का जो फॉर्मेशन था वो 1975 के अंदर देखने को मिलता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, पहले दरअसल में स्टार्टिंग में ना ये G6 करके कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। बाद में इसमें कनाडा ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका ग्रुप ऑफ 7। हालांकि बाद में इसमें रशिया को भी ऐड किया गया था, तब इसको हम G8 के नाम से जानने लग गए थे। फिर रशिया के साथ कुछ इश्यूज आए, जैसे यूक्रेन का ही क्राइसिस, अभी वाला नहीं, 2014 के टाइम के ऊपर। तो रशिया को उस टाइम बाहर निकाल दिया गया G8 से, तो वापस से ये G7 हमें बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसकी कुछ कंट्रीज भी देख सकते हो। दीज आर द 7 कंट्रीज जो आज के समय आपको G7 में देखने को मिलेंगी। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए आ जाता है। और जब G8 की बात करते हैं, हालांकि अब G8 तो फंक्शनल नहीं है, उसमें रशिया भी इंक्लूडेड है। बाकी देखो, G20 के अंदर ना आप जानते होंगे ये कंट्रीज, प्लस आपका अफ्रीकन यूनियन भी पिछले साल इसमें ऐड हो चुका है। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि G20 में ना ये सातों देश तो है ही इंक्लूडेड, उसके अलावा रशिया, ये 12 देश आप देख पाओगे, मतलब 11 देश यूरोपियन यूनियन, एंड साथ साथ आपका अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि G7 का कोई भी चार्टर या सेक्रेटरीट आपको नहीं देखने को मिलता। एट द सेम टाइम जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती रहती है अमंग द मेंबर नेशंस। यहाँ पर आपके जो शेरपाज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जो एनवॉयस हो गया, वो साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने होते हैं बिफोर द समिट। जो लास्ट समिट था वो हिरोशिमा जापान में था। इस बार का जो समिट है वो आपको, जो अभी आउटर रीच मीटिंग है, वो यहाँ पर आपको इटली में देखने को मिल जाएंगी। भारत हालांकि मेंबर तो नहीं है G7 का, पर एज अ गेस्ट कंट्री की तरह डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट हमने समिट्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी मिलने गए हैं इनको, दैट इज अ गुड थिंग। हमारे रिश्ते डेफिनेटली आने वाले समय में और बेहतर होते रहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ने से पहले, अगर इतने सब G7 के मेंबर्स मिल रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो जो बिगेस्ट यूपीएससी फेस्टिवल है
प्रतिज्ञा दिवस वो होने जा रहा है 22 जून को। अब देखो, आप में से जो लोग डेफिनेटली पटना या बिहार के आसपास हैं, वो तो हमें ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, राइट। ये जो आपका बापू सभागार ऑडिटोरियम है गांधी मैदान पटना के अंदर, यहाँ पर आप 3 बजे 22 जून को यहाँ पे ऑफलाइन मिल सकते हो। बाकी जो बच्चे होंगे वो ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ओनली आईएएस यूपीएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डेफिनेटली सुमित सर होंगे और भी बहुत सारे हमारे जो फैकल्टीज हैं वो होंगे। प्लस एट द सेम टाइम आपको भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा सबसे मिलने का, एंड बहुत सारे आप सभी के लिए सरप्राइजेस एंड एक्साइटिंग और बहुत सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखो, एक्चुअल में ना जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो हम कई बार बोलते तो हैं कि दोनों में बराबरी है, पर एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, काफी सारे इंस्टांसेस हमें देखने को मिल जाते हैं जहां पर हमें दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती। कुछ एग्जांपल देंगे सर? हाँ बिल्कुल। जैसे एक होता है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। देखो, महिलाओं को बोला जाता है कि यार आप काम करने मत जाओ, या फिर उनको रोका जाता है काम करने से। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लो एक मेल और फीमेल है, तो मेल को ना सेम काम के लिए सैलरी ज्यादा मिलती है, फीमेल को सैलरी कम मिलती है, ठीक है ना। तो या फिर अगर आप नोटिस करो, और इकोनॉमिक जॉब्स के अंदर ऐसा बोला जाता है, काफी सारी जगह के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है मेन को एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ये दिखाता है कि इकोनॉमिक सेंस के ऊपर ना हमें दोनों में बराबरी नहीं देखने को मिल रही। उसी तरह एजुकेशनल अटेनमेंट हो गया, कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भारत का लिटरेसी रेट ही आप देख लीजिए। लिटरेसी रेट आप नोटिस करोगे ना, तो मेल का आपको लिटरेसी रेट ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फीमेल। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, स्पेशली अगर उनको दो लोगों में चूज करना होता है ना कि लड़के को भेजे स्कूल या लड़की को भेजे, तो बोलेंगे नहीं लड़की को छोड़ो, लड़के को स्कूल भेज देते हैं, राइट। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि यार लड़की को तो विदा ही कर देना है, तो उसकी पढ़ाई पे इतना खर्चा क्यों करें, उसकी शादी पे कर देंगे। तो एजुकेशनल अटेनमेंट में भी थोड़ी सी हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हेल्थ एंड सर्वाइवल हो गया। अब वुमेन की स्पेशल हेल्थ नीड्स होती हैं, उन हेल्थ नीड्स का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, जिस वजह से हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी महिलाएं थोड़ा पिछड़ रही हैं। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के केस में, अब देखो जो नई लोकसभा बनी है हमारे पास, इसमें भी मतलब उतना परसेंटेज वुमेन हमें नहीं देखने को मिल रही। एक्चुअली टेक्निकली होना तो ये चाहिए था कि 50% मेल होते, 50% आपकी फीमेल होती, पर ये नंबर तो 15% से नीचे ही रहता है नॉर्मली, ठीक है ना, कि इतने कम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं हैं। या फिर इवन आप चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लो, तो ममता बनर्जी को छोड़ के इंडिया में कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। तो ये सब चीजें ना कहीं ये चार डायमेंशन हमें क्लियरली बताती हैं कि किस तरह से ना मेल और फीमेल के बीच में हमें इनइक्वालिटी तरह एक तरह से देखने को मिल जाती है। और यही जो चार पैरामीटर्स है ना, इनको देखता है आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलग अलग देशों के लिए चारों पैरामीटर्स देखता है। 2006 में उसने यहाँ पे ये चीज स्टार्ट करी और देखना शुरू किया कि यार देशों में क्या चीजें चल रही हैं, एंड उस हिसाब से कंट्रीज को रैंक देना स्टार्ट किया। तो इंडिया का जो पिछले साल जो रैंक था ना, वो था 127। अब हम 2 पायदान नीचे गिर गए हैं, अब हम आ चुके हैं 129th प्लेस के ऊपर। तो यानी कि इससे इंडेक्स से पता लगता था कि क्या करंट स्टेट है जेंडर पैरिटी की। एनुअली ये आपको पैरामीटर आपको ये देखने को मिल जाएगा बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुछ और चीजें मैं आपसे डिस्कस करूं, तो जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर 100 तक आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। और जितना ज्यादा स्कोर होता है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपने बराबरी की तरफ आपने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया है। कुछ और चीजें अगर आप यहाँ पे नोटिस करना चाहो, तो जैसे मैंने बताया इंडिया का स्कोर हल्का सा यहाँ पे आपका इंडिया का जो रैंक है वो यहाँ पे नीचे देखता हुआ देखने को मिल जाएगा। 140 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है। 64.1% जो गैप था हमने कवर कर लिया, पर अभी भी अपना काफी काम आगे बचा हुआ है। हमने जो अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर था। बाकी स्पेशली इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ एंड सर्वाइवल, इन दोनों के अंदर हमने काफी खराब परफॉर्मेंस दी है। बाकी और कंट्रीज की बात करें तो जैसा कि नॉर्मली होता ही है, देखो यूरोप वाली कंट्रीज में से टॉप पे ही आती हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज ही है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये टॉप 5 में आपको देखने को मिल जाएंगे। यूके का रैंक 14 था, यूएसए का आपको 43rd प्लेस देखने को मिल जाएगी। इस रैंक के अंदर सूडान लास्ट में आया, एंड जो पाकिस्तान था वो 3 पायदान नीचे गिर के 145 तक चला गया है, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। एंड एक जो चीज हमें याद रखनी है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना एक तरह की आप एनजीओ या फिर आप नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन मान सकते हो। इसको क्लॉस श्वाब के द्वारा 1971 के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ही निकालते हैं, जैसे फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट,
ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी यहाँ पे देखो पॉलिटिकल लोग भी, बिजनेस लोग भी, कल्चरल भी, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका ना दरअसल में जनवरी के आसपास नॉर्मली रहता है, एक समिट होता है, डावोस समिट। डावोस भी आपका स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलता है। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी काफी बार आए हैं, ठीक है ना। उसी तरह से इवन दीपिका पादुकोण भी गई हैं, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो भी यहाँ पे जाते हैं। तो इस तरह से सबका मतलब अलग अलग सेक्टर्स का हमें यहाँ पे एक कोलेबोरेशन देखने को मिल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल आपको ये ग्रुप देखने को, मतलब फोरम देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्नो लेपर्ड्स ईट प्लांट्स। एक स्टडी के द्वारा ऐसा बताया गया है, जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं ना, वो यहाँ पर प्लांट्स खाते हैं। सर कौन से प्लांट्स? इनका नाम है मायरी कैरा जीनस। ये बेसिकली श्रब्स होती हैं जो आपको यूरोप और एशिया के टेम्परेट रीजन में देखने को मिल जाएंगी। तो हमारे पास कुछ एविडेंसेस आए हैं जो हमें ये शो करते हैं कि इन स्नो लेपर्ड्स के द्वारा ये चीज खाई जाती है। थोड़ा सा स्नो लेपर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो स्नो लेपर्ड्स ना आपके टॉप प्रेडेटर की तरह काम करते हैं। एंड अगर मान लीजिए किसी जगह पे ये मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि वहां के हैबिटेट की जो हेल्थ है वो अपने आप में काफी अच्छी है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको भी हमें ये इंडिकेट करते रहते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो ना, इनका नाम ही क्या है, स्नो लेपर्ड। तो उन एरियाज में मिलेंगे। अगर वहां का इकोसिस्टम अच्छा हुआ तो हमें ये देखने को मिल जाएंगे, हमें इनकी पॉपुलेशन अच्छी ग्रो करती हुई देखने को मिल जाएगी। पर अगर इनकी पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे इकोसिस्टम की हेल्थ थोड़ी खराब है। एंड इसी चीज को हम क्या बोलते हैं सर? इसी चीज को हम इंडिकेटर स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ और पॉइंटर्स डिस्कस करें। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 एंड डब्ल्यूपीए के अंदर आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाते हैं। देखो ग्लोबली ना इन अलग अलग कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया तो है ही है, उसके अलावा इंडिया के अलावा चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये पूरा जो रीजन है ना आपको, अफगानिस्तान, भूटान वाला, ये सारे इन कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। सर भारत में कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? भारत में देखो हिमालयन वाली साइड, ठीक है ना, तभी तो स्नो लेपर्ड नाम पड़ा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। इनमें में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो है लद्दाख का पॉइंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लद्दाख में हमारा जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है। बाकी जो दिक्कतें इनको फेस हो रही हैं वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, इन्वेजिव स्पीशीज का आना, क्लाइमेट चेंज होना, पोल्यूशन होना, इन सब चीज़ों का इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके ठीक करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे एक हमारा है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, GSLEP प्रोग्राम। इसके अलावा हिमल संरक्षक हो गया, ठीक है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे चलाया जाता है ताकि हम स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व कर पाए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशनाइजिंग स्पेस ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन विद स्पेस एक्स स्टारशिप। यहाँ पे हमें स्टारशिप को हमें थोड़ा देखना है। देखो यहाँ पर ना एक बार आप इधर पिक्चर की तरफ देखो, यहाँ पर आपको स्पेस शटल, फाल्कन हैवी, SLS ब्लॉक 1, सैटर्न 5 और आपका स्टारशिप ये देखने को मिल रहे होंगे। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना इनकी लेंथ की, तो आपको स्टारशिप अपने आप में बहुत टॉल देखने को मिल जाएगा। ये देखो ना स्टारशिप की कितनी लेंथ है, 120 मीटर, और इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, राइट। तो दरअसल में ना आज तक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रॉकेट एवर फ्लोन जो है वो और कोई नहीं, वो आपका स्पेस एक्स का स्टारशिप ही है, ठीक है। अब इसके द्वारा अपनी पहली फुली सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे करी गई स्पेस एक्स के स्टारशिप के द्वारा, जहां पर आप इसका बूस्टर भी और स्पेसक्राफ्ट उसको दोनों को जेंटली लैंड कर दिया गया ओशन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल में ना ये फुल्ली रीयूजेबल है, मतलब इसको बार बार आप यूज कर पाओगे। बार बार यूज कर पाओगे तो मतलब हमारा जो लॉन्च की सर कॉस्ट होगी वो भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप उसको बार बार रीयूज कर पा रहे हो, ठीक है ना। एंड इट इज द लार्जेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट। तो इस वजह से इसमें अंदर आप क्रू को भी कैरी कर पाओगे, आप कार्गो को भी कैरी कर पाओगे। एंड इसके जो इंजन है अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये दरअसल में स्पेसएक्स का चौथा अटेम्प्ट था इसको लॉन्च करने का। एंड हम नोटिस कर पाओगे कि ये जो सुपर हैवी बूस्टर था इसको डिटैच किया गया एंड लैंड भी किया गया, प्लस आपका जो स्पेसक्राफ्ट था दोनों को यहाँ पे ना, स्पेसक्राफ्ट को भी यहाँ पे आराम से लैंड किया जा पाया। तो ये बहुत फायदे हमें देखने को मिल जाएगा।
तो ये जो स्टारशिप है ये 2 स्टेज आपको हैवी लिफ्ट व्हीकल देखने को मिल जाता है। क्रू को भी कैरी कर सकते हो, कार्गो को भी, चाहे अर्थ ऑर्बिट, मून, मार्स, कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 120 मीटर टॉल है। इट इज टॉलर देन द सैटर्न वी या सैटर्न 5, जिसके द्वारा नील आर्मस्ट्रांग जो कि पहले इंसान थे मून के ऊपर कदम रखने वाले, उनको सैटर्न 5 के द्वारा यहाँ पे लेकर जाया गया था। तो ये जो आपका स्टारशिप है ये उससे भी आपको टॉल देखने को मिल जाता है। 2 स्टेजेस कौन सी हैं? एक हो गया आपका सुपर हैवी बूस्टर, जहां पर 33 राप्टर इंजन आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड दूसरा है आपका स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, जिसके अंदर 6 राप्टर इंजन हैं। तो ये दोनों जो पार्ट्स थे ना आपके, चाहे बूस्टर हो गया और स्पेसक्राफ्ट, इन दोनों को यहाँ पे आसानी से जेंटली ओशन के अंदर यहाँ पे हमने लैंड करवा दिया, एंड जिसके बेसिस के ऊपर ये बन गया क्या? फुल्ली रीयूजेबल। तो लॉन्च कॉस्ट कम हो गई हमारी, साइज इसका ज्यादा है, पावरफुल इंजन जैसे मैंने आपको बताया, राइट। यहाँ पे ये लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है एज अ प्रोपेलेंट इन द रेशियो 3.6 to 1। एंड या कई बार पता क्या होता है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, उस समय ना बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से कई बार इनके जलने का खतरा रहता है। तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसके लिए ना यहाँ पे एक शील्ड, शील्ड क्या होता है? एक प्रोटेक्शन की लेयर। तो एक प्रोटेक्शन की लेयर यहाँ पे लगाई गई है ताकि यहाँ पे जलने का खतरा इसमें ना आए। तो आई होप ये जो स्पेस एक्स का स्टारशिप था इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेयर 4 हॉर्न्ड एंटीलॉप साइटेड इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो ये 4 आपको इसके एंटीलॉप देखने को, हॉर्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रेयर 4 हॉर्न्ड एंटीलॉप। ये 4 जो सींग आपको देखने मिल रहे हैं ना, तो इसी को बोला जाता है। इसको कहाँ पे देखा गया सर? इसको देखा गया मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। थोड़ा सा पहले एंटीलॉप के बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं बाकी चीजों के ऊपर। इसको चौसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट एंटीलॉप्स फाउंड इन एशिया। इंडिया और नेपाल के एंडेमिक आपको देखने को मिलते हैं। आपको भारत के अंदर हिमालयस के फुटहिल से लेके डेक्कन प्लेटू इन द साउथ तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कि कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट्स को अवॉइड करते हैं, थोड़े अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड जहाँ पे डॉग्स वगैरह होते हैं ना, उन एरियाज को भी अवॉइड करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इनको जो पसंदीदा जगह है वो है आपकी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हिली टेरेन्स के अंदर, और इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में बताता हूँ। दरअसल में मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि सागर, दमोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। क्वीन दुर्गावती के नाम के ऊपर इनका इस जगह का नाम, यहाँ पे टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। इस रिजर्व के कुछ हिस्से नर्मदा और यमुना रिवर बेसिन्स का भी पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, एंड इसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर आपको सिंगोरगढ़ फोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग इसकी सेंचुरी की तरह डेजिग्नेट हुआ 1996 के अंदर, जब क्वीन दुर्गावती जी को यहाँ पे ऑनर किया गया ऑफ द गॉड पीपल। 2022 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व की तरह अपग्रेड कर दिया गया। यहाँ पर आपको टीक, बेर, आमला, साजा, इस तरह के आपको मेजर स्पीशीज देखने को मिलती हैं। एंड फौना की बात करें तो यहाँ आपको बंगाल टाइगर, लेपर्ड, वॉल्फ, जकाल्स, इंडियन फॉक्सेस एंड नील गाय, एंड बाकी आप यहाँ पे ब्लैक बक वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो 2 सेंचुरीज का पार्ट देखने को मिलती है, 2000 नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आई होप ये पॉइंट्स भी आप समझ गए होंगे। कल मैंने आप लोगों से ब्रांड लाइन के बारे में पूछा था, काफी बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिया है। देखो यहाँ पर ना पिक्चर में एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर मैं बात करूँ ना ऊपर वाली साइड की, तो यहाँ पर आप इसको नोटिस कर पाओगे, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, राइट। एंड नीचे वाली चीज को बोला जाता है ग्लोबल साउथ। अब देखो ये जो चीजें हैं ना, ये जोग्राफिकल फिनोमिना कम एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ज्यादा इनको बांटा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है? ग्लोबल नॉर्थ का। तो दरअसल में ना एक यहाँ पे जो आप ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन एज अ ब्रांड लाइन की तरह यहाँ पे कहलाई जाती है, क्योंकि जर्मन चांसलर उनके द्वारा, ब्रांड के द्वारा इसको बनाया गया था, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक डिवाइड है ना बिटवीन नदर्न कंट्रीज एंड सदर्न कंट्री, उसको यहाँ पे दिखाया जा पाए। तो बेसिकली एक इनविजिबल लाइन है जो धरती के क्रॉस से, मतलब वर्ल्ड के क्रॉस यहाँ पे जाती है, एंड एक तरह से डिवाइड करती है। एंड जैसा मैंने कहा, ये ज्योग्राफिक कम और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसका ज्यादा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नॉर्थ में ही है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, पर कुछ साउथ वाली कंट्रीज भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं, बट क्योंकि वो डेवलप्ड ज्यादा है, इसलिए दे बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं बात करता हूँ ग्लोबल साउथ की, तो यहाँ पर सारी कंट्रीज या ज्यादातर कंट्रीज आपको डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जो डिवीजन हुआ है उसी को हम ब्रांड लाइन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ।
सर आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज का आपका होमवर्क रहेगा लैम्पेडूसा आइलैंड के बारे में। इसकी लोकेशन आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके साथ ही साथ आप मुझे बताओगे ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनके ट्रू एंड फॉल्स के रिगार्डिंग आप मुझे बता सकते हो। एक देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बार-बार पिछले दिनों के अंदर न्यूज़ में आ रहे हैं, तो ये अलग से आप लोगों के मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? इसका आंसर बताना, थोड़ा-सा मैं राइट अप आपको फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जब हम बात करते हैं जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम की, तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, बस उसी के लिए टोल पे करोगे। हैवी मेटल इसी तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि मेटालिक एलिमेंट जिनकी डेंसिटी पानी के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो सेकंड भी आपका करेक्ट है। एंड जिमेक्स डेफिनेटली इंडिया और जापान के बीच में है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। आज का आपका होमवर्क पहला रहेगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इजी क्वेश्चन है, 2021 का ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा आपका पॉलिटी का ये वाला होमवर्क, राइट। हाँ जी, कल मैंने आपसे गांधीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया के बारे में पूछा था। ये यहाँ पे आप फोटो देखिए, बहुत ही बढ़िया पिक्चर लग रही है। तो दरअसल में ना आप ग्रेट कैनियन के बारे में ये जानते होंगे, राइट। तो दरअसल में ना ये ग्रैंड कैनियन के बारे में, इंडिया के अंदर भी ग्रैंड कैनियन जो देखने को मिलता है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। एंड ये जो गॉर्ज है, दिस इज गांधी कोटा। एंड ये जो रिवर जो है ना, दिस इज पेन्नार रिवर, ठीक है। दरअसल में जो विलेज है ना, ये विलेज गांधी कोटा ही है, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो रिवर्स इस तरह से फ्लो करती है ग्रेनाइट रॉक्स को कट करते हुए, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पिक्चर प्रेजेंट करती हैं। एंड एक डीप वैली की शेप में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए कि दिस इज विद रिगार्ड्स टू पेन्नार रिवर। दूसरा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो था डब्ल्यूपीए के बारे में। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ना, यहाँ तो शेड्यूल 6 पूछा हुआ है, पर दरअसल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आ चुकी हैं। पहले जो 6 आपको शेड्यूल्स देखने को मिलते थे, अब वो 4 हो चुके हैं। पहले शेड्यूल के अंदर बात करी जाती है उन एनिमल स्पीशीज की जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। शेड्यूल 2 के अंदर जिनको थोड़ी कम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। शेड्यूल 3 के अंदर आपके जो प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज होते हैं। एंड शेड्यूल 4 के रिगार्डिंग आपके जो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, उनका शेड्यूल स्पेसिफिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो दरअसल में ना यहाँ पे अगर बात मानो तो ये शेड्यूल 3 कह सकते हो। उस समय 2020 में शेड्यूल 6 ही था। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर इस शेड्यूल के अंतर्गत क्या मेंशन किया जाता है, ऐसी जो आपकी प्लांट स्पीशीज होती हैं जिनको आप कल्टीवेट करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है। तो यही हमसे यूपीएससी ने पूछा था 2020 के अंदर। एंड इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।